नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आलस्य पेट का आकार बदल देता है और बढ़ा हुआ पेट पूरे शरीर का। कुछ ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा होता है या फिर वो मोटापे की श्रेणी में आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अच्छे नहीं दिखते। लेकिन जब बात आती है मोटापे के दुष्प्रभावों के बारे में, इसके दुष्प्रभाव और खतरे सिर्फ अच्छे न दिखने से कहीं अधिक है। कई तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिनका खतरा मोटापे के कारण बढ़ जाता है, या फिर ये कहें कि मोटापा अनगिनत बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार है। ऐसे में मोटापे को कम कैसे किया जाए और किस तरह की जीवन शैली, आहार, खान पान और जीवन शैली के बदलाव से मोटापे की समस्या से बचाव किया जा सकता है। यदि आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझ लेते हैं कि बढ़ता हुआ वजन और मोटापा किस तरह से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अलग अलग तरह का स्वादिष्ट भोजन खाना भले ही सभी को पसंद आए, लेकिन वसायुक्त आहार और तले हुए भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम में कमी कारण बन सकती है वजन बढ़ने और मोटापे का। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन, और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अधिक मात्रा में कैलोरी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापे को बढ़ाता है। स्नैक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक मीठा खाने के शौकीन, दूध कम पीने वाले और दूध से बने मीठे उत्पादों का सेवन करने से भी वजन बढ़ने लगता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को वजन कम करने से रोका जा सकता है। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे, बीमारियों का खतरा कम हो और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। आपका बढ़ा हुआ वजन खतरे की घंटी हो सकता है। आवश्यकता है सतर्क रहने की और साथ ही ये समझने की कि इससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव कैसे किया जा सकता है। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो उपाय क्या है जिससे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और वजन ना बढ़े, उसके लिए आपको क्या करना है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और किस तरह का खान पान आपके लिए उपयोगी हो सकता है, खाने में किन बातों का ध्यान रखना है, ये बताने के लिए आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगी डॉक्टर अलका राव, एडवाइजर FSSAI। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। मोटापे की समस्या जितनी आम है, उसे लेकर गलत धारणाएं भी बहुत अधिक हैं। कुछ लोगों को लगता है कि महज अच्छा ना दिखना, यहीं तक ही इसके दुष्प्रभाव सीमित है, या फिर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अगर वो खाते पीते घर के नहीं लगेंगे तो वो सेहतमंद नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या वाकई मोटापा
और स्वास्थ्य एक ही अवस्था है, या फिर स्वास्थ्य के लिए कितनी जटिलताएं और खतरे बढ़ा सकता है आपका बढ़ा हुआ वजन, ये विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648 एंड 2309-7671। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझ लेते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और इसके लिए सतर्क रहना कितना आवश्यक है। सबसे पहले डॉक्टर अतुल गोयल आपसे ही समझना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, जब हम कहते हैं कि हब ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ हम चल रहे हैं, डायबिटीज़ की बात हो, हृदय रोग की बात हो, हाइपरटेंशन की बात हो, और ऐसी तमाम समस्याएं जो कम उम्र से ही लोगों को प्रभावित करने लगी हैं। आने वाले समय की अगर बात की जाए और हेल्दी इंडिया का जब जिक्र आता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी स्वस्थ रहे, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना कंसर्निंग है अगर किसी व्यक्ति का वजन अधिक होता है, कितने बड़े खतरे की ओर हम लोग अग्रसर हैं? 2 बातों से शुरुआत करूंगा। एक तो जितनी भी बीमारियां आजकल हमारे देश में हैं उसमें से करीब 60% के करीब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि लाइफस्टाइल से संबंधित हैं, और इन सभी बीमारियों के पीछे मूल कारण शायद मोटापा ही है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की, या फिर सांस के रोगों की बात करें, किडनी डिजीज़ की बात करें, और मोटापे के कारण अधिकतम कैंसर्स भी होते हैं। मोटे लोगों को कैंसर की बीमारी भी अधिक होती है। तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करें उनका मूल कारण शायद मोटापा ही है। और मैं ये भी नहीं इस बारे में नहीं हिचकिचाऊंगा कि मोटापा शायद खुद ही में एक बीमारी है और उसका इलाज बहुत आवश्यक है। जी, और न सिर्फ जीवन शैली से संबंधित रोग भी, उसके अलावा जो लोग अधिक मोटे होते हैं उनके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं, और ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो उनको परेशान करती हैं। डॉक्टर खड़गावत, बचपन से अगर देखा जाए, किस तरह की जीवन शैली और आहार को लेकर आप देखते हैं हमारी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, क्या बदलाव आया है? क्योंकि बच्चे हो या वयस्क, कोई भी मोटापे से अछूता नहीं है। एक तरफ बात होती थी कुपोषण की, यहाँ पर बात हो रही है सही पोषण न मिलने की। किस तरह के बदलाव देखते हैं जो ओवर द इयर्स आए हैं जिसकी वजह से बच्चे भी अब मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि कुपोषण हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। कुपोषण दोनों डायरेक्शन में है। ये कम न्यूट्रिशन जाना और ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन जाना दोनों ही कुपोषण के पार्ट हैं, और इसकी वजह से यह हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे बच्चों का BMI बढ़ रहा है। और जैसे 1990 के तुलना में हम बात करें कि जब हमारे स्कूल में बच्चों में मोटापा 0.5% या 1% इस तरह से था, जो कि 1990 से लेके 2022 तक बढ़ के 5%, 10%, यानी 10 गुना बढ़ गया है। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे खान पान में बदलाव आया है। हमने खाने में घी, तेल, वसा या फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, और उसके साथ में ये हुआ है कि हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। उनमें खेलने कूदने के लिए उन्हें कम टाइम निकलता है, जिसकी वजह से एक्सेस फैट शरीर में इकट्ठा होती है। जैसा कि हमने फीचर में देखा कि आपने बताया कि वो बच्चे जो मोटे होते हैं वो आगे चलकर युवा मोटो में कन्वर्ट होते हैं और एडल्ट मोटो में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एक बीमारी है। सबसे बड़ी चीज़ यह है मोटापे के बारे में, हमने अभी तक ये नहीं माना है कि मोटापा एक बीमारी है। हम ये सोचते हैं कि मोटापा एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, जबकि बाकी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब जगह मोटापे को एक डिजीज़ माना गया है। हमें मोटापे से लड़ने के लिए मोटापे को एक डिजीज़ मानना पड़ेगा, एक बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव है, लगातार बढ़ती है, और अगर एक बार हम वजन कम भी कर लें तो हम ज़्यादा खतरे पे रहते हैं कि ये वापस दोबारा हो जाएगी, रिलैप्स हो जाएगी। अगर हम इसको डिजीज़ मान के करें तभी हम इसके लड़ाई में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी डॉक्टर अनुपम, जैसे जैसे व्यक्ति का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, शुरुआती दौर में उसे एहसास बिल्कुल नहीं होता। उसके कुछ समय बाद जब आसपास के लोग उसे कहने लगते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ा रहा है मामला, या फिर पुराने कपड़े जिसके अंदर अब फिट नहीं आते, तब कहीं जाकर
खतरे की घंटी बजती है और फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। किस तरह के बदलाव आते हैं जैसे ही शरीर में वसा अधिक एकत्रित होने लगती है? अगर बात की जाए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, लिपिड प्रोफाइल की, किस तरह के चेंजेस आते हैं और तकरीबन कितना समय लगता है इन बदलावों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो श्रोताओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और आज जो है, जैसा कि डॉक्टर अतुल गोयल और डॉक्टर खडगावत ने कहा, तो आज ज्ञान बढ़ाने का दिन है और बीमारी जो है, मोटापे को बीमारी की तरह ही लेना चाहिए। तो इट इज़ ए डिजीज़, इट इज़ नो लॉन्गर ए साइन ऑफ एफ्लुएंस। पहले जैसे माना जाता था कि खाते पीते घर का है, आज की तारीख में अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप खाती पीते घर के हैं भी, तो भी आपकी बीमारी भी आपने एक पाली हुई है। और एक नहीं, जैसे डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा, सर से लेकर पैर तक आपको इसमें जो है, आप इसमें घिरे हुए हैं और हर जो ऑर्गन है आपका, शरीर का अंग है, उसमें कहीं ना कुछ दिक्कत पैदा हो रही है। तो जैसा आपने पूछा कि अगर वज़न बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे पता चलेगा? तो ये आदमी को खुद ही सजग रहना पड़ेगा। ये सारी जो रहन सहन की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनमें जो है बीमारी चुपचाप आ जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर आदमी संयम रखे और अपनी सेहत के लिए जागरूक हो तो आपको पता चलता है। दिन भर अगर आप जैसे काम करते हैं तो स्फूर्ति की कमी हो जाती है, तो ताकत जो है, एनर्जी लेवल्स हैं, वो आपको लो फील होने लगेंगे। कई बार जो है मन भी उदास महसूस होने लगता है। तो आदमी को देखना चाहिए कि वज़न जो है उसका नियंत्रण कैसे चल रहा है। ऐसे ही जैसे आपने कहा कि दिल और जो दिल का जो काम करना है, तो उसमें भी आपको कई बार वज़न जब ज़्यादा होता है तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि अगर आप 3 मंजिल चढ़ सकते हैं तो आप कई बार जो है आपको दूसरे तीसरे पे हाँफने लगते हैं। तो वो दिल के भी इस पे दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा किरण मैडम कि जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनमें गठिया भी जल्दी होने लगती है। तो नी जॉइंट्स हैं, गोड़ों की जो दिक्कत है, सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। जो भगवान ने हमें शरीर दिया है जो उसको 50, 60, 70 किलो तक लेके चल रहा है, अगर आप उस पर जो है 1.5 गुना वजन ला देंगे तो चलेगा भी कम। तो सारे शरीर के अंग जो हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं और अगर आप सजग हैं अपनी सेहत के लिए तो ये महसूस भी होते हैं। लेकिन हम लोग कई बार जो है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तब ये आगे चल कर के ज़्यादा घने दुष्परिणाम हो जाते हैं इनके। जी डॉक्टर अलका, किस तरह से बताना चाहेंगी एक जो ईटिंग राइट का कॉन्सेप्ट होता है उसे हम सभी के लिए समझना कितना आवश्यक है? क्योंकि आजकल होता ये है कि चाहे चिप्स के पैकेट हो, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में बहुत ही फैंसी पैकिंग में उपलब्ध होती हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं और शायद बच्चों को ही टारगेट किया जाता है। और यही वो उम्र है जहां पर अगर आदत पड़ जाती है तो जीवन भर चलती है और दुष्प्रभाव भी अधिक होते हैं। किस तरह से माइंडफुल ईटिंग एंड ईटिंग राइट के कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और भोजन के विषय में जब हम बात करते हैं पोषण की, न्यूट्रिशन जिसे अंग्रेजी में कह देते हैं, तो पोषण ही है जिसका फिजियोलॉजिकल लेवल पे प्रभाव पड़ता है। और पोषण क्या है कि बैलेंस्ड, संतुलित आहार। और आपने बहुत ही समसामयिक मुद्दा जो दूसरा उठाया है और पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो बात आपने अभी रखी है, इसी हफ्ते में भारत के इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के आंकड़े और डिटेल्स भी लोकसभा में रखी गई है। और उसके अंतर्गत ये वाकई सोचने का विषय हम सबके लिए है और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए भी है कि हमारे देश में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का चलन है वो बढ़ता जा रहा है। और आंकड़े बता रहे हैं हमें सीधा सीधा कि 33% का जो है इजाफा हुआ है 2006 से 2019 के बीच में। तो इसका संज्ञान हमें लेना होगा एक वार स्केल के तरीके से। और जो हमारे मानक हैं वो किस तरीके से इसके बारे में आपकी सहायता करेंगे वो मैं अभी बताती चलूंगी बातचीत के दौरान। उससे पहले जो आपने बात कही कि ईट राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा कंज्यूमर है, यानी कि हम सभी सिटीजन ही कंज्यूमर हैं, तो हम सभी को ये जानकारी समझनी होगी
कि जो पैकेज्ड फूड है उस पर लिखा क्या है, यानी कि उसका लेबल क्या कहता है। जब हम लेबल समझ जाते हैं तो हम क्या खाना है, यानी कि ईट राइट क्या है, उसे समझ जाते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी और आप जैसे अगले सवाल पूछेंगे तो मैं जी। हमारे मानकों के बारे में और बताऊंगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, इस पर ध्यान रखा जाए। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से मोटापे के खतरे को कम करने के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मोटापे का दुष्चक्र और कैसे हो इससे बचाव, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर है, मुंबई से कॉल कर रहे हैं, के गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है, मुझे डायबिटीज है, 25 साल से, थायराइड भी है जी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ 15 दिन पहले मेरा इंसुलिन को 30 यूनिट कर दिया है, एडिशन कर दिया है। पहले मैं 30 लेता था मॉर्निंग में, लेकिन शाम को भी 30 कर दिया है। उससे मेरा वजन जो है 15 दिन में 2 किलो बढ़ गया है जी। तो इसका कारण सिर्फ इंसुलिन है या कोई समथिंग डिफरेंट है? राइट, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राजेश खड़गावत। जैसा आपने बताया कि आपको इंसुलिन चल रहा है और इंसुलिन जरूरी है कि आपकी जो खून में शुगर है, ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसकी मात्रा निर्धारित हम करते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो हमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, ऐसा है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उससे कई बार ऐसा होता है कि जिसमें शुगर आपकी कम हो जाती है, 70 से कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसकी वजह से भूख बढ़ सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका पूरा 2 किलो वजन बढ़ा है वो सिर्फ इंसुलिन की वजह से ही बढ़ा है। हो सकता है कि आपके खान पान में संतुलन नहीं हो, या आपके जो मॉर्निंग वॉक है, जो शारीरिक परिश्रम है, उस आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। और सभी मरीज जो इंसुलिन लेते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता है, तो उसमें अच्छा रहेगा कि हम डाइट कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो इंसुलिन चलते हुए भी हम वजन कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अनुपम, शैलेंद्र सिंह जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ की एज है 60 इयर्स, उनके घुटनों में समस्या है। अब जटिल परेशानी ये है कि घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो चलती नहीं है और नहीं चल पा रही है, इसलिए उनका जो वज़न है वो लगातार बढ़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल परिस्थिति हो गई है। ऐसे में क्या किया जाए जिससे वज़न को नियंत्रित रखा जा सके? ये एक बहुत ही दुष्चक्र जो है बड़ा गंभीर रहता है, क्योंकि आदमी चल नहीं पाता है तो कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता है और फिर वो दिक्कतें जो है पैर की और बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो है हाथ की एक्सरसाइजेज जो हैं कर सकते हैं। अपनी एक्टिविटी ज़रूर है मेंटेन करना, और जितना जोड़ को चला सकते हैं आराम से उसको भी चलाएं, तो उसकी भी जो है वाइटलिटी बनी रहेगी। और बाकी जो पीटी एक्सरसाइजेज है, योगा है, ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं जिससे कि एक्टिविटी आपकी बनी रहे। जी, डॉक्टर अतुल गोयल, जब हम बात करते हैं मोटापे के दुष्प्रभावों के बारे में, कितना आपको लगता है महत्वपूर्ण या जटिल परिस्थिति हो सकती है अगर बचपन से मोटापा होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस घेर लेती हैं, और यंग एडल्ट्स में अगर मोटापा होता है तो वो लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर्स भी हैं। अगर मोटापे की वजह से बीमारियां होंगी और बीमारियों की वजह से फाइनेंशियल बर्डन होगा, तो कितना ज़्यादा न सिर्फ सेहत प्रभावित हो रही है, बल्कि ये कहा जाए कि परिवार का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है? बहुत कुछ आपने कह दिया अपनी बातों में किरण जी, लेकिन जैसा डॉक्टर अनुपम ने बीच में कहा था, जिस शरीर के ऊपर 50 से लेकर 60 किलो का वज़न होना चाहिए, अगर उस पर 80-90 किलो वज़न होगा तो वो कितने समय तक चलेगा। लेकिन डॉक्टर अलका ने बात करी ईट राइट की, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ईटिंग द राइट वे।
अक्सर देखा गया है कि हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, 5 मिनट में भोजन ख़त्म कर देते हैं आजकल लोग। ये एक मेजर कारण है जिससे वज़न बढ़ता है और कम भी नहीं होता। आम तौर पे पेट जो है वो 20 से लेकर 25 मिनट में भरता है, क्योंकि जब तक पेट से दिमाग को सिग्नल नहीं जाएंगे सैटिस्फैक्शन के, तब तक पेट भरा हुआ हमें महसूस नहीं होगा और खाने के बाद जल्दी भूख भी लगाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाया जाए। और आपको याद होगा, हमारे बड़े बूढ़े लोग पहले आराम से बैठ के भोजन करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास भोजन के लिए समय नहीं है। कोई मोबाइल में लगा हुआ है भोजन करते वक्त, कोई टेलीविज़न देख रहा है भोजन करते वक्त। तो ना तो हम भोजन को एंजॉय कर रहे हैं, ना उसको उतनी प्राथमिकता दे रहे हैं। सो कुछ भी खाएं, फास्ट फूड के अलावा फूड को धीरे धीरे खाएं, फास्ट ना खाएं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वज़न ना बढ़ाने के लिए भी और उसके बाद घटाने के लिए भी। जी डॉक्टर अतुल गोयल, हम में से सभी ने देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और मदर्स को या पेरेंट्स को बहुत आसान लगता है कि मोबाइल अगर हाथ में है या टीवी के सामने बच्चा बैठा है खा रहा है तो कुछ भी खिलाइए, बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या डाला गया है उसके मुंह में और कितना सैटिस्फैक्शन या उसका सेटिस्फेक्शन लेवल की पेट भर गया। ये जो सिग्नल है कितना प्रभावित होते हैं अगर डिस्ट्रैक्शन है और किस तरह से दुष्प्रभाव होगा बच्चे के स्वास्थ्य पर, क्योंकि अक्सर ये चलन आजकल बढ़ गया है। जी बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली में ना तो बच्चा भूख को अप्रिशिएट करता है, आजकल के बच्चे भूख को अप्रिशिएट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं भूख क्या है, क्योंकि मोबाइल हाथ में या टेलीविज़न सामने और मदर्स या फादर्स जो भी हैं वो खिलाए जा रहे हैं। ना तो बच्चे को एहसास होता पेट कब भरा, ना मदर को पता लगता उसका पेट भरा या नहीं भरा। सो बहुत आवश्यक है इन चीज़ों से दूर रखना बच्चे को और भोजन के ऊपर ध्यान देना सिर्फ जब खाना खा रहे हैं तो। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, मोटापे की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो श्रेणी होती है, कौन से लोग हैं जिनको हम ओवरवेट मानते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको श्रेणी में माना जाएगा कि मोटे हैं, और फिर जब मोर्बिड ओबेसिटी की बात होती है कटआउट रेंज क्या है इसके लिए? जैसा कि हमने शुरू में जो आपने फीचर दिखाया था उसमें हमने देखा कि बीएमआई के आधार पे हम कहते हैं कि मोटापा है या नहीं है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आप अपना वजन किलोग्राम में नाप लें और अपनी लंबाई मीटर में नाप लें, 1.6 मीटर है या 1.7 मीटर है वो नाप लें और लंबाई का स्क्वायर कर दें और फिर वजन में से इसको वजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट करें तो बीएमआई आ जाएगा। बीएमआई के आधार पे हम कहते हैं कि आपको मोटापा है या नहीं है। पहले पूरे विश्व में ये माना जाता था कि 25 बीएमआई अगर आप ज़्यादा है तो ओवरवेट है और 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा की कैटेगरी में आते हैं। फिर ये देखा गया है कि जो एशियंस हैं, एशियन में और स्पेशली साउथ एशियंस जो हैं उनमें ज़्यादा खतरा है मोटापे का और कम बीएमआई पे भी उनको मोटापे की बीमारियां से संबंध रहता है। तो उस स्थिति में साउथ एशियन के लिए बीएमआई कम किया गया। तो अब यह है कि 23 से लेके 25 तक अगर आपका बीएमआई है तो आप ओवरवेट है और 25 से ऊपर अगर आपका बीएमआई आ जाता है तो आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं। और 25 से ज़्यादा आता है तो उसको हमने फिर आगे कैटेगराइज किया है कि उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ओबेसिटी। अगर 35 से ऊपर चला जाता है तो वो सीवियर ओबेसिटी में माना जाता है। उससे पहले माइल्ड मॉडरेट की कैटेगरी है, लेकिन 25 अगर बीएमआई है उससे ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि मोटापा है। ये लागू होता है कि जिनकी उम्र 18 साल या 20 साल से ज़्यादा है उन पे ये लागू होता है। जब हम बच्चों में बात करते हैं कि बच्चों में मोटापा कैसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों में लंबाई बढ़ती रहती है और लंबाई बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा, तो केवल वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे कहना मुश्किल होता है। उस एज के लिए बीएमआई कितना होना चाहिए और अगर लड़का है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, लड़की है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, सो उसकी अलग डेफिनेशन है और वो एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है। हर एज के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, उसकी टेबल अवेलेबल है, उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों पे मोटापा है या नहीं है। जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन तो कम होता है लेकिन उनके पेट या कमर के आसपास जो घेरा है वो बढ़ने लगता है। वो कितना बड़ा खतरा है ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोटापे के दुष्प्रभाव और मोटापे से बचाव, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। भोपाल से एक कॉलर है फोन लाइन पर हमारे साथ, विनीत जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। विनीत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। विनीत जी सवाल पूछिए। हमारा सवाल डॉक्टर साहब गोयल साहब से है जी कि हमको कितना नमक, कितना घी और कितना तेल और कितना पानी, हाँ हमारा सवाल है कि एक व्यक्ति को कितना नमक, कितना घी और कितना तेल लेना चाहिए। डॉक्टर अतुल गोयल। देखिए, ये मात्रा तो बताना बहुत मुश्किल है कि कितना नमक, कितना घी और कितना तेल लेना चाहिए। घर में ही अगर तेल, घी, नमक और साथ में चीनी, मैं शक्कर और ऐड कर दूं उसमें, उसका सेवन कम होगा तो पूरे घर में ही मोटापा कम होगा। नमक को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप तेल को भी क्वांटिटी नहीं बता सकते, लेकिन पूरे घर की क्वांटिटी अगर कम होगी, तला हुआ भोजन कम इस्तेमाल होगा, खाने में नमक, तेल, घी कम पड़ेगा और मीठे पदार्थों का सेवन कम होगा। अब मैं बात करूं तो कई बार घरों में चाय बनती है और चाय में अक्सर कुछ राज्यों में खड़ा चम्मच चीनी की बात होती है, खड़ा चम्मच शक्कर की बात होती है, तो वो शक्कर ही काफ़ी है आपका वज़न बढ़ाने के लिए। फिर तो मात्रा तो बतानी बहुत मुश्किल है, पर जो भी है वो कम से कम खाएं। और मैंने पहले कहा, जो भी खाएं धीरे धीरे सेवन करें भोजन का, तो मदद मिलेगी आपको मोटापा कम करने जी में। और बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि वो कम नमक खा रहे हैं, लेकिन साथ में पापड़, अचार, चटनी ले लेते हैं, तो उससे भी नमक की मात्रा बढ़ सकती है। डॉक्टर अलका, किस तरह से चुनाव करना चाहिए कि क्या खाया जा रहा है और किस तरीके से उसे सही आहार में तब्दील किया जाए? क्योंकि जब बात आती है स्वाद की तो सेहत कहीं पीछे छूट जाती है। ये जो स्वाद है और पोषण है, इसका सही संतुलन कैसे बनाया जाए? जी मैं अभी डॉक्टर अतुल गोयल महानिदेशक महोदय के जो इन्फॉर्मेशन है उसी के एड ऑन भी एक बात बता देना चाहूँगी, क्योंकि हम मानक निर्धारण करते हैं तो मैं इस स्थिति में कि आपको थोड़ा सा एक अंदाज दे पाऊँ कि कैसे आप खा सकते हैं। मसलन अब हम चीनी की बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में स्थित, वही हमारे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को डिफाइन करता है कि हमारे देश में एवरेज गतिविधि लोगों की कितनी रहती है, क्या रहती है, उसके मुताबिक एवरेज वजन कितना है, और हमारी जेनेटिक्स और हमारा मेटाबॉलिज्म और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ये बताते हैं कि किसको कितना क्या खाना चाहिए, तो वो कैलोरीज के टर्म्स में बताया जाता है। तो उसी के अनुसार आपको 10% से ज़्यादा, तो अगर एक आम आदमी का 60 किलो वजन मान लिया जाए तो 2000 कैलोरीज हम एक एवरेज कैलोरीज मान के चलते हैं अडल्ट इंसान की, तो उसे 2000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है। तो उसका मतलब क्या हुआ एक आम आदमी के लिए? तो उसका मतलब ये हुआ कि चीनी के बारे में मैं बताती हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या है और ओबेसिटी डिजीज, मोटापे में सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। पूरे दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा आप चीनी नहीं खाएंगे। कौन सी? फ्री शुगर। वो चीनी की बात नहीं हो रही जो फल में पहले से है,
या हमारे जो स्टेपल फूड है उनमें पहले से हिस्सा है उस भोजन का कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ये एडेड शुगर की बात हो रही है, तो 50 ग्राम से ज़्यादा एडेड शुगर आप नहीं खाएंगे। और आज का जो मानक है, अब WHO क्या कहता है, 50 ग्राम तो ठीक है, अपर लिमिट है। आइडियल क्या है, सबसे बेहतर क्या है कि आप 25 ग्राम पर ही रुक जाएं। 25 ग्राम की बात करें तो वो हमारे दिन में कैसे ट्रांसलेट होती है, 1 चम्मच चीनी का मतलब तकरीबन 4 से 5 ग्राम होता है। तो आप उसी के मुताबिक अपनी जो है 10 चम्मच से ऊपर कभी न जाएं और 5 और 10 के बीच में रहें, 5 बहुत बेहतर है। ऐसे ही नमक की मात्रा, नमक और एक दूसरी दिक्कत बन जाती है जब आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। बहुत कम में भी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा में भी दिक्कत है। ये न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट का फंडामेंटल होता है। तो जब हम कहते हैं नमक कितना खाना चाहिए, तो उसमें भी ये है कि आपको 2000 मिलीग्राम सोडियम खाना है। तो अब सोडियम 1 चम्मच जो हमारा आम सादा नमक है हमारे किचन में होता है, वो 1 चम्मच 5 ग्राम से ज़्यादा हमको पूरे दिन में नहीं खाना है, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही तेल की बात आ जाती है, तो फैट अगर हमें टोटल महिलाओं के लिए और उनके लिए 25 के आसपास, 25-30 के आसपास होता है, और बहुत एक्टिव अडल्ट आदमी है तो 40 से 50 ग्राम तक ले सकते हैं पर 100 ग्राम में। तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट, यानी कि जो बटर, मगैरिन, वनस्पति जिसको बोलते हैं, और जो हमारे तलने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी, वो आप 100 ग्राम में 0.2 ग्राम से ज़्यादा आपके पूरे दिन के खाने में नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको और साधारण तरीके से समझें तो एक आलू को जब आप फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं और चिप्स बना देते हैं, तो वो आलू तकरीबन 50 से 250 हो जाता है जब आप उसको चिप्स फिंगर फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं, और चिप्स बनते बनते वो 250 का भी डबल हो जाता है किस कैलोरीज के फॉर्मेट में। तो ये प्रोसेसिंग, जैसे कि कैसे खाना चाहिए, अभी अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो कैसे बनाना चाहिए से निकलेगा कि फिर कैसा बना और कैसे आपने खाया, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेट को संभालें और लेबल के बारे में जो है ध्यान रखें। लेबल में यही सब चीज़ें बताई जाती है कि कितना प्रतिशत आपके 2000 कैलोरी का उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, और ये सब बताना आवश्यक है भारतीय कानून के मुताबिक हर लेबल के ऊपर। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, जब खाने की बात आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो कुछ खाते ही नहीं हैं लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है, या खाते इतना सा है लगता दुगना या तिगना है। हालांकि जो इन बिटवीन स्नैकिंग है उसको कहीं काउंट ही नहीं किया जाता, चाहे समोसे हो, पकौड़े हो, या बहुत लोग जो है जब तनाव में होते हैं तब भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत मंच कर लेते हैं तो उनका तनाव कम हो जाता है। इस तरह की जो कैलोरी इनटेक है, जो फॉल्स कैलोरीज है और कहीं काउंटिंग में नहीं आती, कितना आवश्यक है कि हम अपने कैलोरीज को सही तरीके से काउंट करें कि दिन में किस तरह का खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस पर चेक रखा जाए। बहुत बहुत अच्छा और जो आम जनता के लिए फ़ायदे का है वो सवाल किया है आपने। हम जब हमसे पूछा जाता है कि आपने कितना खाया, तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमने सब्जी रोटी कितनी खाई है, हमारा लंच डिनर हमारा कितना हुआ है। हम कभी भी नहीं कहते कि इसके बीच में हमने कितना खाया है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक चाय एक्स्ट्रा पी रहे हैं रोज की, जो कि आपकी कुल कैलोरीज के अलावा है और जो आपको याद भी नहीं रहता है, वो 1 कैलोरी चाय, 1 कप जो चाय है एवरेज साइज के कप का, उसमें 60 से 70 कैलोरी होती है अगर चीनी मिली हुई है। तो उसकी वजह से अगर आप लगातार 1 कप एक्स्ट्रा पी लें तो 2.5 से 3 साल में आपको 8 से 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। जबकि अगर हमें कोई पूछे कि आपने क्या किया है, कितना खाया, तो हम तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। जो खाने के बीच का जो कैलोरिक इंटेक है, जैसे हम कभी बिस्किट खा लिए, कभी स्नैक्स खा लिए, कभी हमने तली हुई चीज़ खा ली, कभी कुछ खा लिया, ये भी एक हमारी जो डेली कैलोरिक काउंट है उसमें मैटर करता है, और ये ही हमारी वजन को बढ़ाता है। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जरूर नहीं है कि बूंदे आपकी लंच और डिनर से आए, उसके बीच में भी आ सकती है, और वो बहुत ज़रूरी है उसको कंट्रोल करना। जी जब सेहतमंद रहने की बात आती है डॉक्टर अतुल गोयल, तो न सिर्फ आहार एक पक्ष हुआ और दूसरा है व्यायाम। यही वो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन पर हमारे सेहत की इमारत टिकी होती है।
किस तरह से व्यायाम पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा जाता था कि पहले किंग साइज ब्रेकफास्ट कीजिए, लेकिन आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं अधिकतर लोग या कंप्यूटर पर काम अधिक हो गया है। कितना आवश्यक है कि हर मील को प्रॉपर प्लान किया जाए और साथ ही व्यायाम किया जाए? जी, आपने 2-3 बातें बोली। मोटापे और व्यायाम में बहुत गहरा संबंध है। संबंध क्यों है वो भी जानना ज़रूरी है। अगर आप मोटे हैं तो व्यायाम कर ही नहीं पाएंगे, आप उतना व्यायाम नहीं कर पाएंगे जितनी आवश्यक है वज़न कम करने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो मोटा होना नहीं है, और अगर आप मोटे हो भी गए हैं तो परहैप्स सबसे अच्छा व्यायाम चलना है। आप जितना चलेंगे और जितना उस व्यायाम को अपनी जीवन शैली में दिन भर में रखेंगे, उसी तरह आप व्यायाम कर पाएंगे। क्योंकि आजकल की जीवन शैली में अलग व्यायाम के लिए समय निकालना अधिकतर लोगों के लिए संभव नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, आप कार ना ले जाके मेट्रो से ट्रैवल करिए, आप पास की मार्केट में पैदल चल के जाइए या साइकिल लेके जाइए, ना कि गाड़ी और स्कूटर। तो छोटी छोटी बातों से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेश खडगावत ने कहा कि 1 कप चाय आपका वज़न बढ़ा सकती है, ये छोटी छोटी बातें आपका वज़न कम कर सकती हैं। अलग से एक्सरसाइज की शायद आवश्यकता ना हो, अगर आपकी दिनचर्या ऐसी हो जिसमें आप अधिकतर चलें या एक्टिव रहें दिन भर। जी डॉक्टर अनुपम, कितना आवश्यक है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो आज से ही इस बात पर ध्यान दें और सतर्क हो जाए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तो कितनी आवश्यकता है इस बात की, और किस तरह की जांच आप बताना चाहेंगे जो किसी भी व्यक्ति को करवानी चाहिए ये तय करने के लिए कि अगर वज़न ज़्यादा है तो क्या इसका दुष्प्रभाव उसकी सेहत पर होने लगा है या नहीं? देखिए, अगर वज़न ज़्यादा है तो उसका आज से नहीं, मैं कहूँगा अभी से उसको कार्यवाही शुरू करनी चाहिए कि कैसे अपना वज़न नियंत्रण में रखना है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज से अगर व्यायाम या चलना शुरू करेंगे, जैसे डॉक्टर अतुल गोयल कह रहे हैं, अगर चलना शुरू करेंगे तो ये नहीं है कि कल से वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। शुरू में जो है महीना 2 महीने में रिज़ल्ट सबसे कम आएंगे, स्लो आएंगे। लेकिन अगर आप लगातार व्यायाम निरंतर करते रहेंगे तो महीने 2 महीने बाद आपको एक बार जब कुछ वज़न घटना शुरू होगा तब फिर आगे चल कर के और वज़न घटता रहेगा। तो शुरू में बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है, आदमी को हौसला नहीं मिलता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, फिर भी वज़न नहीं कम हो रहा। लेकिन ये है 4 से 8 हफ्ता लगता है कि पूरा असर आए और आपके जितने भी शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे आपने शुरू में बताया चयापचय जो चल रही है वो जो है दुरुस्त हो। तो जो चीज़ बहुत सालों से ठीक नहीं है उसको एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो व्यायाम करना ज़रूरी है। और इसमें जो है आप किसी भी तरीके से अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, वो बहुत ज़रूरी है। एक बार एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके परिणाम भी देर सवेरे आपको मिलेंगे और वज़न ज़रूर कम होगा। अब इसमें क्या क्या जांचें करानी हैं, तो ये मैंने शुरू में भी कहा कि ये सर से पैर तक आपके दुष्प्रभाव रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो रहता है दिल के ऊपर, क्योंकि हृदयाघात की जो दर है बढ़ जाती है। तो इसमें मानना ये है कि जिसका वज़न ज़्यादा है उसको एक ब्लड शुगर की जांच ज़रूर करानी चाहिए, अपना वज़न निरंतर चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए और एक कोलेस्ट्रॉल की जांच। ये सबसे ज़्यादा एहतियातन है। हालांकि और भी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि गुर्दे की भी दिक्कतें बढ़ रहे होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो यूरिन भी कराना चाहिए, रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएं, उसमें देखें एल्ब्यूमिन और शुगर तो नहीं आ रहा है। तो और कई कैंसर्स भी होते हैं ओबेसिटी से, वज़न ज़्यादा होने से, तो उसका तो हम लोग रूटीन चेकअप नहीं कराते जब तक मरीज़ कोई बताए नहीं कोई लक्षण। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं वज़न के लिए। एक तो वज़न पे नियंत्रण, और जैसा आपने कहा कमर जो है, कमर पे भी नापना ज़रूरी है। जिसका भी ज़रा सा भी पेट निकला है उसे समझ लेना चाहिए कि आज अगर पेट निकला हुआ है तो कल जो है मुसीबत आएगी। जी, और ना सिर्फ मुसीबत आएगी, मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि जिन लोगों का वज़न अधिक होता है, जिनके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, वो वसा आपके जिगर में एकत्रित हो जाती है और फैटी लिवर की समस्या भी हमारे देश में एक बड़ी जटिलता और चुनौती के रूप में हमारे सामने है। फिलहाल एक कॉलर है गाजियाबाद से, राजमंगल जी हैं फ़ोन लाइन पर। राजमंगल साहब, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सर नमस्कार, मैं गाजियाबाद से राजमंगल बात कर रहा हूँ जी। मेरा सर प्रश्न है कि 3-4 मेथड काफी ज्यादा प्रचलित हैं। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, वीगन और ओमैड। क्या ये वाकई कारगर हैं या इनका कोई नुकसान भी है? और एक छोटा सा प्रश्न ये है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 250 से ऊपर है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो क्या आप जिम में जाकर ट्रेडमिल पर रनिंग कर सकते हैं या इससे
आपको बचना चाहिए। जी, पहला प्रश्न डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या कहना चाहेंगे? जैसा भी आप बताया, कई सारी तरह की डाइट है कि इस तरह की डाइट है। हालांकि देखा गया शुरू में कि इन डाइट का प्रभाव पड़ा था, कुछ वजन कम हुआ था, लेकिन लंबे टाइम तक इनकी सक्सेस नहीं रही थी। सबसे ज़रूरी है, जैसा कि हमने प्रोग्राम में भी काफ़ी देर तक इसके लिए डिस्कस किया है, कि खाने में फ़ैट की मात्रा कम होनी चाहिए, घी तेल वसा कम होना चाहिए, किसी प्रकार की भी आप डाइट लें। और कुछ जो स्पेशल जो डाइट बताई है, अगर लंबे टाइम लेते हैं तो उसके खुद के शरीर पे दुष्प्रभाव भी हैं, जो कि काफ़ी स्टडीज़ में देखे गए हैं। सबसे ज़रूरी आप अपना खाने में फ़ैट को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे आप आसानी से अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और जो इनका दूसरा प्रश्न था डॉक्टर अतुल गोयल की, अगर वजन अधिक है तो क्या ट्रेडमिल करना लाभकारी हो सकता है? किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, वज़न अगर अधिक है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ट्रेडमिल पे कभी ना जाएं। हाँ, आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, अपने हृदय की जांच करवा लीजिए, ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो ट्रेडमिल पे जाना एडवाइजेबल नहीं होगा बिना डॉक्टर की सलाह के। जी, डॉक्टर अलका, किस तरह से आप लोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्य कर रहे हैं? क्योंकि जब ऐसी मार्केटिंग कंपनीज की बात आती है, चाहे खाद्य पदार्थ हो, उनको लेकर वो जो टारगेट किया जाता है वो एडोलेसेंट एज ग्रुप और बच्चों को ही करते हैं, तो बच्चों को सही जानकारी पहुंचे। और एक जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की बात है, ये कहा जाता है कि अगर पौष्टिक आहार खाना है तो न सिर्फ महंगा है, लेकिन पिज्ज़ा बर्गर अगर खाना है तो हर जगह कम दामों पर उपलब्ध है। स्कूल्स की बात करें, कैंटीन्स की बात करें, कितना आवश्यक है कि स्कूलों में, दफ्तरों में अच्छा आहार अर्थात संतुलित और पौष्टिक आहार अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, जिससे ये मौका ना मिले कहने का कि हम बर्गर इसलिए खा लेते हैं क्योंकि आसानी से मिलता है और सस्ता भी होता है। क्योंकि आप भी जानती हैं आजकल 1+1 के ऑफर्स अक्सर चले जाते हैं और न सिर्फ बहुत ज़्यादा बच्चों को आकर्षित भी करते हैं। ये आपने फिर से बहुत बहुत ज़रूरी बात जो है वो आगे लाई है, और इसके लिए एफएसएसएआई ने एक प्रयास ये किया है कि हम एक ऐसी रेगुलेशन हम लेकर आए हैं, कानून लेके आए हैं, जिसमें कि स्कूल के अंदर जो कैंटीन है या जो भी बिक्री है उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नियंत्रित कर सकता है। उसमें इस तरीके की रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि स्कूल की मेस में, अगर वो कोई रेजिडेंशियल स्कूल है या कॉलेज है, तो इनके अंदर किस तरीके का खाना जो है वो दिया जाना चाहिए और किस तरीके का न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को मिले। और ये सब इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो आईसीएमआर का ही एक बॉडी है, तो वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको डिस्कस करके निर्धारण करते हैं कि इस तरीके का न्यूट्रिशन बच्चों की इस उम्र के लिए, इस वजन के लिए उचित है, और उसी के तहत जो है हम अपनी रिकमेंडेशंस और रेगुलेशंस लेकर आते हैं। तो पहला तो वही रेगुलेशन है। दूसरी जो बात कही है एफएसएसएआई के ईट राइट मिशन के और इस पूरे प्रचार में जो है, इसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, सभी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो बसेस हों, रेलवे स्टेशंस हों, रेस्टोरेंट्स हों, सब जगह पर इसे ले जाया गया है। भारत सरकार के सेंट्रल डिपार्टमेंट और हमारे सभी जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इसको हर सिटीजन तक इस चीज़ को पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ईट राइट के कॉन्सेप्ट्स के तेल कितना खाना है, क्यों नहीं खाना है, ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, वो सबको का प्रचार जो है बढ़ाया जा रहा है। अलावा इसके ईट राइट कैंपसेस का एक बाकायदा इंस्पेक्शन और एक पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और रेलवे स्टेशंस के भी कैंटीन्स को हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो एक बाकायदा पूरा फास्ट ट्रैक करके प्रोग्राम चलता है और ईट राइट का कैंपेन चलता है। इसके तहत सेफ्टी, हाइजीन के बारे में बताया जाता है और ईट राइट कैंपसेस को प्रमोट किया जाता है। तो इसमें सेफ्टी, हाइजीन, मानक, न्यूट्रिशन सभी ही बातों का ध्यान रखते हुए इस एक्टिविटी को किया जा रहा है। और इसमें हम आह्वान करते हैं हमारे सभी कंज्यूमर सिटीजन से कि हमारे साथ जुड़ें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये हम सब का ही आंदोलन है और अपने
खुद के स्वास्थ्य और पोषण के लिए है। जी डॉक्टर अनुपम, जब भी किसी को लगता है कि वजन बढ़ गया है तो अचानक से मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज की शुरुआत होती है और पहले दिन से ही विग्रस एक्सरसाइज पर व्यक्ति जो है इतना अधिक जो है अपनी कैपेसिटी के बिना चला जाता है कि कई बार इंजरीज भी हो जाती हैं। किस तरह से धीरे धीरे एंड्योरेंस के बाद, स्ट्रेंथनिंग के बाद एक्सरसाइज के शेड्यूल को बढ़ाया जाए और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो वेट लॉस है वो किस तरह से हो? देखिए, इसमें जो डिक्टम है वो ये है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आप स्लो रहेंगे और स्टडी रहेंगे तो दोनों ही चीज़ें हैं। शुरुआत में जैसे कि डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा, आप एक्सरसाइज के ऊपर नहीं जाएं, आप एक्टिविटी इंक्रीज करने के ऊपर जाएं और आप अपना चलना बढ़ाएं। आप चलना जो है उसमें कभी भी विग्रस एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, तो आपको इंजरी की खतरा बहुत कम हो जाता है, आपको चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब चलने जाएं उससे आपको जो है, अगर आप सवेरे जा रहे हैं तो आपको फ्रेश एयर भी मिलती है, आप जल्दी भी उठते हैं, तो आपका दिनचर्या का क्रम भी ठीक होता है। और आप चलने का जो है, आप रोज़ अगर आधा किलोमीटर से शुरू करते हैं, उसके बाद हर हफ्ते आप जो है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें, तो उस हिसाब से आपको कोई इंजरी या कोई खतरा नहीं होगा। जैसे अभी आपने कहा कि टीएमटी एकदम से लोग शुरू कर देते हैं, तो उसमें कई मोटे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है या एंजाइना हो जाता है, या गठिया अगर थी जो एक्टिव नहीं थी वो एकदम से प्रेसिपिटेट कर जाती है। तो अपने को चोट लगाने से बचाने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करें, योगा करें, एक्टिविटी जो है हल्की एक्सरसाइजेस करें। एकदम से जिम या आप एकदम से जो ट्रेनर जो अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें नुकसान होने की संभावना कहीं गुना ज़्यादा होती है, और फिर वही ये चोट लग जाएगी, फिर आप एक्सरसाइजेस बंद कर देंगे। तो ये एक विशेष साइकिल है, दुष्चक्र है, जिसपे पड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे चलना शुरू करें। जब आपको लगे कि हाँ आप एक हफ्ते से 100 मीटर चल रहे हैं या 500 मीटर चल रहे हैं, अगले दिन से फिर बढ़ा दें थोड़ा सा, 10 मीटर 20 मीटर जितनी आपकी क्षमता है, आधा किलोमीटर और बढ़ा दें। तो आपके ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। और जैसा डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा, एक बार डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, जिससे कि आपकी जो बीमारियां हैं एक बार बेसलाइन आंकलन हो जाए उनका, उसके रहते फिर आप जो है आगे अपना जो भी आप एक्सरसाइज शेड्यूल है या चलने का शेड्यूल है उस हिसाब से बना सकते हैं। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, एक विशेष साइकिल ये भी होती है कि अगर लड़की में मोटापा है तो एडोलेसेंट एज ग्रुप पे आते हैं, एक तो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और कई तरह की एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी जो है उनमें देखी जाती है। और फिर जब वो एक शिशु को जन्म देते हैं गर्भावस्था के बाद, तो उस बच्चे में भी मोटापा और लाइफस्टाइल डिजीजेस की संभावना बढ़ जाती है। किस तरह से समझाना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि लड़के लड़की दोनों के लिए ज़रूरी है कि मोटापा नहीं हो, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आगे चल के माँ बनना है, फ्यूचर में मदर बनना है। तो अगर उनमें एडोलेसेंस में अगर उनमें मोटापा रहेगा और जब उनकी माहवारी शुरू होती है तो वो इरेगुलर शुरू होती है, जिससे और एक डिजीज़ बनती है जिसको हम पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ कहते हैं, उसके होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, स्पेशली उनमें जिनका वज़न ज़्यादा है या एकदम से वज़न बड़ा है। और ये डिजीज़ ऐसी है कि अगर इसको हम वज़न कम कर लेंगे तो वापस ठीक भी हो सकती है, और अगर वज़न और बढ़ा तो आगे भी बढ़ती है। अब और आगे बढ़ेंगे जब वो लड़की और एज बढ़ जाती है, वो मैरिज करती है, तो मैरिज के बाद पहले तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उससे ओवुलेशन अफेक्ट हो जाता है पीसीओडी की वजह से। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उनको जैसे ही प्रेगनेंसी होती है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और फिर इसका असर पड़ता है कि उनके नवजात शिशु पर, बच्चा जो पेट में पल रहा है उस पे जो शरीर का ज़्यादा इंसुलिन है उसका फ़र्क पड़ता है, और उस बच्चे को जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसको आगे चल के डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उससे पहले ही उसको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले आप अपना वज़न कंट्रोल करें, अपना वज़न कम करें, उसके बाद प्रेगनेंसी में रहें, ताकि ज़्यादा इंसुलिन शरीर में नहीं बढ़ेगा और बच्चे पर असर नहीं होगा। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी।
5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मोटापे के क्या है दुष्प्रभाव और कैसे हो इससे बचाव, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर अतुल गोयल हैं हमारे साथ, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डॉक्टर राजेश खड़गावत और डॉक्टर अलका राव। और फिलहाल समय हो गया है कुछ और जानकारी लेने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अतुल गोयल आपसे कि मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण तो एक समस्या या चिंता है, लेकिन अधिक वजन होना नहीं। गलत है, अधिक वजन होना अधिक चिंता है। डॉक्टर अनुपम, क्या मोटापे की समस्या परिवार या वंशानुगत होती है, यानी परिवार में अगर कोई मोटा है तभी व्यक्ति मोटा हो सकता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ घरों में कुछ सिंड्रोम्स होते हैं तो वंशागत भी हो सकती है, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ज़्यादा और खान पान की वजह से ज़्यादा मोटापा आता है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या मोटापे का एकमात्र कारण अधिक मात्रा में खाना है? हाँ, ये भी सही है और साथ में एक्सरसाइज नहीं करना, ये दोनों मुख्य कारण है मोटापे के। जी डॉक्टर अलका, क्या कार्ब्स वाली डाइट ज़्यादा लेने से ही मोटापा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कहा, बैलेंस डाइट ना लेना एक वजह है और एक्सरसाइज और आज अब मानसिक तनाव भी एक वजह हो जाता है, उसे भी देख। मोटे बच्चे स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर अतुल गोयल? नहीं, मोटे बच्चे स्वस्थ नहीं होते, वो खाते पीते घर के नहीं होते। डॉक्टर अनुपम, किस बात का खतरा बढ़ सकता है मोटापे से? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या मधुमेह? तीनों चीज़ों का, और इसके अलावा भी 30 और खतरे हैं जो बढ़ जाते हैं। क्या मोटापे का कारण मेटाबॉलिज्म का कम होना या स्लो होना होता है, डॉक्टर खड़गावत? नहीं, ये सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ओट्स बिस्किट खाए, बेक्ड हो, तो क्या कितनी भी मात्रा में खाए जा सकते हैं, दुष्प्रभाव नहीं होगा, डॉक्टर अलका? बिल्कुल गलत है। प्रोसेस्ड फूड ही है। जो लेजी होते हैं यानी आलसी लोग होते हैं वही मोटे होते हैं, डॉक्टर अतुल गोयल? आलसी लोग मोटे हो सकते हैं, उससे जो खाना सही नहीं खाते वो भी मोटे होते हैं, तो दोनों ही बातें हैं। खाली आलसी लोगों को मोटा होना सही नहीं है। जी डॉक्टर अनुपम, कम खाए तो एक्सरसाइज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कम खाने के साथ साथ, जैसे कि सबने कहा है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है जिससे कि आप नियंत्रण रख सकें। डॉक्टर खड़गावत, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सप्लीमेंट्स पे स्विच हो जाएंगे तो पोषण भी पूरा मिलेगा और वजन भी नियंत्रित रहेगा। नहीं, यह कंसेप्ट सही नहीं है। क्या प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भोजन लेना हमारे वजन के लिए उपयोगी हो सकता है, डॉक्टर अलका? जो नेचुरल प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड हैं, जैसे दही है, वो एक अच्छा माध्यम है बहुत तरीके के सिचुएशन में, लैक्टोज इंटॉलरेंस या ऐसी परिस्थितियों में, और इसका पाचन आसानी से होता है, लेकिन वजन बढ़ना मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जी डॉक्टर अतुल गोयल, धूम्रपान करना अपने वजन को नियंत्रित रखने का प्रभावशाली तरीका है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, जब धूम्रपान किया जाता है उस वक़्त भूख थोड़े समय के लिए कम होती है, लेकिन जैसे ही धूम्रपान छोड़ा जाता है भूख बढ़ जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धूम्रपान कीजिए, उसके साथ और बहुत सारे दुष्प्रभाव जुड़े हैं। जी डॉक्टर अनुपम, चाय कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन करना और खाने के साथ आगे या पीछे चाय कॉफ़ी पीने से वजन नियंत्रित रहता है? नहीं, ये गलत धारणा है। ना चाय और कॉफ़ी से, जैसा कि बताया, शुगर भी मात्रा बढ़ती है और दूध की मात्रा से भी जो है वज़न बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, और खाने के साथ पीने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, बच्चे में अगर मोटापा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो वज़न अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमें तुरंत एक्शन में आना है बच्चे में, ताकि हम एडल्ट में मोटापे को कम कर सकें। डॉक्टर अलका, अगर एक बार वजन बढ़ जाए तो फिर उसे कम नहीं किया जा सकता? ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अतुल गोयल, किस तरह से क्रैश डाइटिंग उपयोगी विकल्प हो सकता है अपने वजन को कम करने के लिए? क्रैश डाइटिंग उपयोगी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि उससे और समस्याएं उत्पन्न होंगी। हो सकता है वज़न उससे थोड़े समय में ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन उसको सस्टेन करना संभव नहीं है।
धीरे धीरे ही वज़न कम करना सस्टेन कर पाएंगे और उसको कम रख पाएंगे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में डॉक्टर अनुपम, किस तरह से अपने BMI और वजन को सामान्य रखा जा सकता है, मोटापे के खतरे को कम किया जा सकता है? अपनी वेस्टलाइन को चेक करें और निरंतर व्यायाम करके बैलेंस्ड खाना खाएं। क्विक फिक्स सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं डॉक्टर खड़गावत, जो ये दावा करते हैं, चाहे लिपोसक्शन की बात की जाए, सोना स्लिमिंग की बात की जाए, और ऐसे तमाम जादुई विकल्प जो ये दावा करते हैं कि स्पेशल डाइट लीजिए और वज़न कितना कुछ ही हफ्तों में कम हो जाएगा। कितने कारगर हैं और साथ ही आपका संदेश? बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे जो आपने बताए सारे साधन ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है और इसके साथ में शरीर के लिए हानिकारक है। आपको लंबे टाइम के लिए बीमारियां हो सकती है। बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। और जैसा डॉक्टर अनुपम ने कहा, मेरा संदेश भी यही है कि चलना शुरू कीजिए। जी, डॉक्टर अलका राव, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सही खान पान के लिए लेबल्स को सही तरह से पढ़ना और अपने मन को संयमित रखना आवश्यक होगा? बिल्कुल ज़रूरी बात है। और जैसा हम देख रहे हैं अब अल्ट्रा प्रोसेस फूड का चलन बढ़ता जा रहा है, तो ये मुद्दा बेहद ज़रूरी है कि हमारा हर एक सिटीज़न जो है लेबल पढ़ने की आदत डाल ले और किसी को ये हक ना दे कि वो हमारी प्लेट डिसाइड करे। पैकेज्ड फूड में क्या खाना है, कितना खाना है, इसका हमें गणना प्रतिदिन रखना चाहिए और हिसाब से ही खाना चाहिए और जितना हो सके घर का बना ताज़ा शुद्ध खाना खाना चाहिए। डॉक्टर अतुल गोयल, आपका संदेश, मोटापा एक बड़ी समस्या है, आने वाले समय में ये समस्या कम हो जाए और इसकी तरफ और अग्रसर ना हो, अभी से स्वयं को अनुशासित रखना कितना आवश्यक है? अनुशासित रखना बहुत आवश्यक है। चार बातें कहना चाहूँगा। प्रोसेस्ड फूड का लेबल पढ़िए, पर जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। प्रोसेस्ड फूड एक मेजर कारण है मोटापा बढ़ने का। शक्कर की मात्रा चाहे निर्धारित हो 25 से 50 ग्राम, शक्कर से जितना दूर रहेंगे मोटापा कम रहेगा। व्यायाम करने का समय नहीं मिलता, चलिए, जितना चल सकें अच्छा रहेगा। और छोटे डिस्टेंसेस के लिए कम से कम गाड़ी और स्कूटर का इस्तेमाल मत करिए। अपने ऑफिस में आपको सीढ़ी चढ़नी है, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन लिफ्ट लेने से। घरों में भी आजकल लिफ्ट्स लगी हुई हैं, तो चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा और चलना सबसे अच्छा व्यायाम है वज़न कम करने के लिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अतुल गोयल, डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डॉक्टर अलका राव, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से आप अपना वजन नियंत्रित रख सकते हैं। मन को समझाने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और जब मन ये कहे कि नहीं बस थोड़ा सा और खा लीजिए, वहीं पर आपको अनुशासन का पालन करना है और संयम भी बरतना है, क्योंकि कहा जाता है विकल्प मिलेंगे बहुत मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जब आपकी मंजिल है सेहतमंद जीवन, तो उसके लिए उचित संकल्प कीजिए और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।